नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा अपेक्स के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने एयरफोर्स और एनडीए के एग्जाम्स के लिए जो फिजिक्स की क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, जिसमें हमने कल सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट से 25 क्वेश्चन किए थे। आज हम काइनेमेटिक्स से हमारे क्वेश्चन करेंगे और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल परीक्षा उपयोगी हैं, एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से हैं और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बहुत ध्यान से देखते रहिए और जल्दी से पहले सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। आशाराम जी बिल्कुल हाय, और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो। और फिर बढ़ते हैं हम हमारे जो पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन है, यदि एक कण त्वरण से गति कर रहा है तो निम्न में से कौन सा नियत होगा। निम्न में से कौन सा नियत होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि यदि एक कण एक त्वरण से गति कर रहा है, किसी त्वरण से गति कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा नियत रहेगा। अजय सक्सेना सर, लैंग्वेज हिंदी। अजय सक्सेना जी, मैं हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन लिखता रहूंगा और कल से अपन क्वेश्चंस को बाईलैंग्वेज लाएंगे। कैसा लाएंगे? बाईलैंग्वेज लाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ो कि यदि एक कण एक त्वरण से गति कर रहा है तो निम्न में से कौन सा नियत होगा। ऑप्शन ए है चाल एवं वेग दोनों, चाल एवं वेग दोनों। ऑप्शन बी है हमारे पास ना चाल ना वेग, ना चाल ना वेग। ऑप्शन सी है केवल वेग, केवल वेग। और ऑप्शन डी है केवल चाल, केवल चाल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें कि चाल एवं वेग दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, या केवल वेग रहेगा, या केवल चाल रहेगी, जल्दी जल्दी हमें देख के बताना है। अब ध्यान देना, जो त्वरण होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है। एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। यही होता है क्या? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर होता है क्या बच्चों। और अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। दैट मीन्स वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है अभी तो ये बी ऑप्शन तो नहीं है। इसने कहा कि नाइदर स्पीड नो वेलोसिटी की सॉरी, ऑप्शन सी तो नहीं रहेगा कि केवल वेग, कि वेग कांस्टेंट रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए कि बोथ दोनों ही रहें कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह नहीं सकता। तो ए और बी तो क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ए और बी तो क्या हो गया बच्चों? ए और सी तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब कह रहा है ना ही स्पीड और ना ही वेलोसिटी। अब ध्यान देना, जो सर जी दिखे कौन क्वेश्चन, क्यों इतना अब बात करें वेग की, तो देखो वेग जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और सदिश राशि जो होती है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अर्थात अगर वेग, अगर हम कहें कि वेग के केवल दिशा में चेंज हो, केवल किस में चेंज हो बच्चों? दिशा में। केवल दिशा में चेंज हो तो भी क्या आ जाएगा? त्वरण। केवल दिशा में परिवर्तन हो तो भी क्या आ जाएगा? त्वरण। और अगर परिमाण में चेंज ना हो तो वेग का जो परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है? चाल के। वेग का परिमाण किसके बराबर होता है? चाल के। तो अगर हम कहें कि भाई चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा तो भी त्वरण आ सकता है, लेकिन वेग में परिवर्तन जरूरी है। वेग में तो परिवर्तन होगा ही होगा। वेग चाहे परिमाण में चेंज हो चाहे दिशा में परिवर्तन हो तो ही क्या आएगा? त्वरण आएगा।
तो हम यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल चाल। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, केवल चाल। ऑप्शन ए ओनली द स्पीड, ओनली द स्पीड। केवल क्या कांस्टेंट रह सकता है, क्या कांस्टेंट रह सकता है बच्चों, केवल चाल कांस्टेंट रह सकती है, वेग कभी भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि वेग के या तो परिमाण में चेंज होगा या किस में चेंज होगी, या उसकी दिशा में चेंज होगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए। तो क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन समय के मध्य ग्राफ निकालना है हमें। विस्थापन समय के मध्य ग्राफ निकालना है, और वो भी किसके लिए, एक कण जो नियत त्वरण से गति कर रहा है, नियत त्वरण से गति कर रहा है, या एक समान त्वरण से, या एक समान त्वरण से, जो एक समान त्वरण से गति कर रहा है। एक कण एक समान त्वरण से गति कर रहा है, उसके लिए विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ कैसा होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज त्वरण a है, और a बराबर क्या होता है, d2x अपॉन dt2। यही होता है क्या बच्चों, d2x अपॉन dt2, d2x अपॉन dt2 यही होता है क्या बच्चों। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, त्वरण क्या होता है, d2x अपॉन dt2। डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन करें हम टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आता है, हमारा एक्सेलरेशन आता है। और हम कह रहे हैं त्वरण कैसा है, एक समान है, नियत है। नियत है तो a कांस्टेंट हो गया, a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, d2x अपॉन dt2 माइनस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। और ये समीकरण किसका बनता है बच्चों, पैराबोला का, परवलय का। किसका समीकरण बनता है बच्चों, ये पैराबोला का या परवलय का। किसका, पैराबोला का बनता है ये। ठीक है, सॉरी, पैराबोला का बनता है ये। किसका बनता है बच्चों, पैराबोला का। किसका बनता है, पैराबोला का। तो अगर हम बात करें, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी आंसर होगा, पैराबोला। ऑप्शन बी आंसर होगा, पैराबोला। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम हमारे आज के। एक ग्राफ दिया हुआ है, द वीटी प्लॉट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। वीटी ग्राफ दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है बच्चों, वेग और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है, और हमें निकालना है औसत वेग। क्या निकालना है, औसत वेग, और वो भी कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड, शुरू के 10 सेकंड में। ठीक है, अब ध्यान दें, तो पहली चीज, कोई भी जो ग्राफ होता है, कोई भी जो ग्राफ होता है, उसमें ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया, ये एक्सिस मान लिया, तो ये तो क्या है, ग्राफ की ढाल है। स्लोप ऑफ ग्राफ वो निकालते हैं हम dy बाई dx से, और ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, वो किससे निकालते हैं, ग्राफ घेरा गया क्षेत्रफल क्या है बच्चों हमारा, वाई dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वाई dx। तो हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी जो होगी, वी एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन टोटल टाइम, कुल समय, विस्थापन अपॉन कुल समय। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, विस्थापन चाहिए। क्या चाहिए यहां पर, AO सेट वेग निकालना है, औसत वेग निकालना है। सही बात है, औसत वेग निकालना है। तो अगर हम बात करें, हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि औसत वेग निकालो, और औसत वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कुल समय तो दे रखा है 10 सेकंड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ये v है और ये t है, तो मैं अगर v dt करूं तो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा क्या बच्चों, विस्थापन आ जाएगा क्या। तो अगर मैं इस ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, विस्थापन। अब देखो, ये जो 0 से और 5 तक है, और ये 5 से 10 तक है, ये भी 5 तक है, ये -5 तक है।
दैट मीन्स ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है, ये एरिया है वो इस एरिया के बराबर है। दैट मीन्स यहां मान लो अगर प्लस का कुछ है तो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 में किसी का भी भाग दो वो क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 0। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, ऑप्शन ए 0 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, मतलब त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय जो ग्राफ है द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, त्वरण समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, त्वरण समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। अब ध्यान देना, अभी मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है वो वाई डी एक्स से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, वाई डी एक्स से निकालते हैं, या हम सिंपल कह दें तो वाई इंटू एक्स से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वाई है त्वरण और एक्स क्या है, समय। तो ए इंटू टी बराबर क्या होगा भाई, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, तो वेग ये क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेग। तो चेंज इन वेलोसिटी, आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स बराबर 40 - 2 + 80 - 2 का होल स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक कण एक्स एक्स के सापेक्ष x बराबर 4t - 2 + 8t - 2 का होल स्क्वायर के रूप में गति कर रहा है, के रूप में गति कर रहा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए कि जो प्रारंभिक वेग है वो 4 है। ऑप्शन बी त्वरण जो है वो 2a है और t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु मतलब 0 0 0 पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमको देखना है बच्चों कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है x = 4t - 2 + 8t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं तो v आ जाएगा, वेग आ जाएगा, v बराबर dx/dt होता है। तो क्या आ जाएगा 4 ये प्लस, अगर मैं बात करूं 2at - 2। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है हमसे, ये हमारे पास क्या आ गया, वेग आ गया। और अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं बच्चों, क्या निकालूं, एक्सेलरेशन निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा dv/dt, और वो क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होता है dv/dt, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग का अवकलन। ठीक है, समय के सापेक्ष। तो पहली बात तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2a आ गया। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा 2a। इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगर हमसे ये कह रहा है t बराबर 0 पर, भाई प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर होगा, तो यहां पर मैं अगर t बराबर 0 रखूं तो प्लस 2a 0 - 2 हो जाएगा। तो ये तो 4 + -4a हो जाएगा, 4 + 4 - 4a। ठीक है, तो ये तो 4 - 4a आंसर आ रहा है। तो वेग तो 4 हो नहीं रहा बच्चों, तो यह ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v = t² / 10 + 20 द बॉडी इज अंडरगोइंग। ठीक है, हमसे कह रहा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो v बराबर t² / 10 + 20 इस प्रकार से उसका वेग वह समय पर निर्भर कर रहा है। तो अब इसका एक्सेलरेशन निकाले तो a बराबर क्या होता है dv/dt, यही होगा। तो 2t/10 प्लस ये तो 0 हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर 5t। ए बराबर क्या आ जाएगा 5t। ए बराबर क्या आ जाएगा 5t। अब ध्यान देना जो त्वरण है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। तो जीरो तो नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी नहीं है। क्यों? यूनिफॉर्म तो तब होता जब ये लगातार एक समान रूप से ही बढ़ रहा हो। तो आंसर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीता इज मूविंग ड्यू टू ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा है, जिसे हम कहें जो सीता है वो ईस्ट की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और गीता है वो वेस्ट की तरफ जा रही है कितने मीटर पर सेकेंड से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें क्या निकालनी है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वी आर निकालनी है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। दोनों क्या जुड़ जाएंगे? तो वी एस प्लस क्या हो जाएगा? वी जी। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये याद रखना। हम सर प्रश्न को हिंदी में कर दीजिए प्लीज। कर देंगे सर। हम कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जब अपोजिट डायरेक्शन में होता हो तो जुड़ जाती है और सेम डायरेक्शन में घट जाती है। सेम डायरेक्शन में क्या होती है? घट जाती है। तो वी एस प्लस वी जी क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, तो 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स विद ए स्पीड। देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक है। ये 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक है। क्या है? रेलवे ट्रैक है बच्चों। अब एक ट्रेन जो है, अगर हम बात करें, हमारे पास 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक हैं कुछ इस प्रकार से। ये लो साहब, 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक है, समांतर रेलवे ट्रैक है। उस पर ट्रेन ए है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है। ट्रेन ए है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और ट्रेन बी मूव साउथ। जो ट्रेन बी है वो किधर मूव कर रही है? साउथ की तरफ। और ट्रेन ए है वो किधर मूव कर रही है? नॉर्थ की तरफ। ये कितने से कर रही है बच्चों? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये कितने से कर रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सही बात है। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा बच्चों? जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। लेकिन यहां पर हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? मीटर पर सेकंड में आंसर दिया हुआ, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। 5 बार कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 25। और इसको भी 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। तो 15 + 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 40 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 40 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बसेज ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। 2 बस हैं जो एक ही डायरेक्शन में, मतलब बस ए और बस बी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक 20 मीटर पर सेकेंड से और एक 15 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या निकालना है हमें भाई? हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वी बी ए माइनस वी बी। हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वी आर। तो अब ध्यान देना, हमने क्या कहा? जब सेम डायरेक्शन में होता है जब तो घट जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 20 माइनस क्या कर दूं मैं? 15 कर दूं। तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अपन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली एज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। हमने कहा मानो यहां पर दिल्ली है और यहां पर अंबाला है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। कार ए सेट आउट फ्रॉम अंबाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी सेट आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली। तो एक कार है वो अंबाला से निकली कितने स्पीड से?
30 किलोमीटर पर आवर से, और कार बी है वो दिल्ली से निकल गई कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो पहली चीज तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? फिर हमसे पूछ रहा है कि व्हेन दे विल मीट ईच अदर, कब मिलेगी, टाइम पूछ रहा है। और टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी है, 50 है। तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे में। कितना आ जाएगा, 4 घंटे में। फिर पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मीटिंग पॉइंट फ्रॉम अंबाला। अंबाला से मीटिंग पॉइंट पूछा हमसे कि भाई अंबाला से निकलने के बाद वो कहाँ पर मिलेंगी। तो मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, अंबाला से पूछ रहा है तो पहली बात तो 4 घंटे मिल रहा है, तो टाइम डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चों, v × t। तो जो अंबाला से निकली है उसकी स्पीड क्या है, 30 है, और टाइम कितना बना रहा है, 4 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी। कितनी दूरी पर मिलेंगी बच्चों, 120 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे और 120 किलोमीटर, ऑप्शन ए। 4 घंटे और 120 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस L with speed v1 and the other half with speed v2, then its average speed is। हमसे पूछ रहा है औसत वेग। औसत वेग कब, जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। डिस्टेंस इक्वल होती है तब औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर टाइम इक्वल होता तो फॉर्मूला क्या होता, वी एवरेज का, v1 + v2 अपॉन 2 होता। v1 + v2 अपॉन क्या होता, 2। तो यहां पर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी along x-axis depends on time as root x is equals to t + 1 then the velocity of body। कह रहा है कि जो किसी वस्तु का जो विस्थापन है x एक्सिस के सापेक्ष, वो समय पर कुछ इस प्रकार निर्भर कर रहा है, √x = t + 1। तो इसकी वेग क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का। तो देखो भाई, √x को मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, t + 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं खोलूं तो t² + 2t + 1 हो जाएगा क्या, ये x आ गया हमारे पास। और वेग क्या होता है, dx अपॉन dt। तो इसका मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t + 2 हो जाएगा, 2t + 2। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट तो नहीं है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। डिक्रीज विद टाइम, नहीं डिक्रीज नहीं कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज विद टाइम, ऑप्शन ए, इंक्रीज विद टाइम। हम रख के देख ले, अगर मैं t = 0 रखूँ तो v क्या आ जाएगा, 0 + 2 = 2 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं कह दूं t बराबर मैं 2 रख दूं तो क्या आ जाएगा, v बराबर 2 दूनी 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं कह दूं t बराबर 3 रख दूं मैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, इंक्रीज विद टाइम। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेशियोज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट आर। कह रहा है कि ऊपर से वस्तुएं नीचे गिर रही हैं, ठीक है, ऊपर से वस्तु नीचे गिर रही है, ठीक है। तो हमको जो सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें हमको डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है कि कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। सारा हूँ ज़्यादा कमेंट तू ही कर पढ़ ले, तो तू ही बता सके। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछा कि एक वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है और डिस्टेंस हमें ट्रेवल डिस्टेंस बतानी है। एस एन बराबर क्या होता है बच्चों, u + a/2 2n - 1 होता है क्या टाइम इंटरवल में। अब यहाँ पर देखो हमें रेस्ट से बोला है, रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, g से। और g क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 9.8 रहेगा। g क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 9.8। तो पहली चीज Sn बराबर मैं इसको a/2 2n - 1 लिख सकता हूँ क्या।
फिर हमने कहा a/2, तो a तो कांस्टेंट है, 1/2 वैसे कांस्टेंट है, तो Sn प्रोपोर्शनल क्या हो गया 2n-1। अब हम एक एक रख के देखते हैं। सबसे पहले मैं t बराबर 1 सेकेंड रखूँ, t बराबर 1 सेकेंड रखूँ तो क्या होगा बच्चों, S1 बराबर 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1। फिर मैं 2 रख के देखूँ, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3। मैं 3 रख के देखूँ तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5। मैं 4 रख के देखूँ तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7। मैं 5 रख के देखूँ, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:3:5:7:9:10 इसी प्रकार से चलता रहेगा 2n-1 अनुपात में, 2n-1 अनुपात में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पार्टिकल मूव्स विद ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x बराबर t+5 का इनवर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ध्यान देना, कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो इस प्रकार से चल रहा है x बराबर t+5 का इनवर्स, तो हमको उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो पहली बात तो मैं इसको x बराबर 1/t+5 रख सकता हूँ। वेग क्या होता है, dx/dt होता है, dx/dt। तो अगर मैं dx/dt करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का t+5 का इनवर्स हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो फिर मैं कहूँ a बराबर dv/dt हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dv/dt हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का t+5 2 घात 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना t+5 अगर मैं बात करूं -3 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो देखो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूं, 2/t+5 की घात 2 t+5, कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं क्या बच्चों, मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं क्या। अब ध्यान देना t1 ये क्या था बच्चों, ये तो हमारा वेलोसिटी था, और ये वेलोसिटी का क्या है, हाफ है। तो ये v और ये √v हो गया, और ये v² हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, ये v की पावर √3/2। तो जो एक्सेलरेशन है v की पावर 3/2 के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। वेलोसिटी की जो पावर है 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है x बराबर t-2 का होल स्क्वायर। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो x बराबर t-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड बताना है, डिस्टेंस बतानी है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें डिस्टेंस बतानी है बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर मैं इसको खोलूं तो क्या होगा बच्चों, t² - 4t + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं v निकालूं तो 2t माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सबसे पहले t बराबर 4 सेकेंड पर वेग पर v, t बराबर 4 सेकेंड पर वेग क्या हो जाएगा, 2 × 4 - 4, 8 - 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 मीटर हो जाएगी। आंसर ए 4 मीटर। ये तो क्या निकला, वेलोसिटी निकली, और इससे फिर हम क्या कर ले, हम टाइम निकाले, उससे हम डिस्टेंस निकाले, तो वो भी क्या आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शंस ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसे हमने कहा ये प्रक्षेप्य गति हो रही है, इसके टॉप पर देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसे निकालते हैं बच्चों, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं हमेशा उस पर टेंजेंशियल लाइन खींच के, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा, हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर होगा, जी लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन डी, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। ध्यान देना, अभी अपन ने बताया कि टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करता है, और क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जो प्रक्षेप्य है उसके टॉप पर
क्या होगा हमारा जो एक्सेलरेशन है, त्वरण क्या होगा, g होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फिर बात करें, इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स, अब ध्यान देना, जब प्रोजेक्टाइल हो रहा है उसमें हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे फ्री फॉल कर रहा है। अब देखो जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं होता, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, नहीं होता। अब मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो केवल क्या कंजर्व होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, केवल क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बच्चों, कंजर्व होगी। सर जी लंबवत कैसे होता है, प्लीज रिपीट। देखो लंबवत कैसे होता है, हम कह रहे हैं कि जैसे ये प्रक्षेप्य का पथ है, ट्रेजेक्टरी है हमारी, ट्रेजेक्टरी पे हमेशा यहाँ टॉप पे पूछ रहा है हमसे, हम कह रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर द्विविमीय गति में 2D में किसी भी बिंदु पर अगर वेग की दिशा निकालनी है तो उस बिंदु पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखा खींच दो। तो ये स्पर्श रेखा खींच गई, वो क्या होगी, वेग की दिशा। और जब ऊपर जा रहा है वस्तु तो उस पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण किधर लगता है, नीचे की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, when a stone is projected which remains constant, angular momentum, linear momentum, vertical component of velocity, horizontal component of, ये कह रहा है एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। अब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसका वी वाई कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, वी वाई होगा, वी है तो देखो मोमेंटम में भी P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है तो वी चाहिए, और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो एम वी आर होता है तो उसमें भी वी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, वी वाई होता है, बिल्कुल है, ये तो है। लेकिन वी एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा। वो तो कोई मतलब ही नहीं उसका, तो क्योंकि वस्तु किधर फेंक रहे हैं अपन, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, Which of Newton's law of motion explains the concept of inertia? कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को निम्न में से कौन सा न्यूटन का नियम अच्छे समझाता है। अब ध्यान देना, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा होता है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा होता है, जड़त्व का नियम कौन सा होता है, फर्स्ट नियम होता है, फर्स्ट लॉ। तो आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या करता है, कॉन्सेप्ट इनर्शिया को समझाता है। हमारे जड़त्व का नियम जो होता है वो कौन सा होता है, जड़त्व का सिद्धांत कौन सा नियम समझाता है अच्छे से, जड़त्व का नियम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। इफ ए बॉडी इज एक्टेड, इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन द बाय बैलेंस फोर्स। अब भाई एक बॉडी है उस पर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, संतुलित बल लग रहे हैं, संतुलित बल लग रहे हैं, संतुलित बल लग रहे हैं। संतुलित बल का अर्थ क्या होता है, सभी दिशाओं में से बल बराबर लग रहे हैं, मतलब सभी जो टोटल फोर्स है एफ टोटल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब उस पर एफ टोटल जीरो हो जाएगा तो उसका केवल आकार चेंज हो सकता है, उसको जो एफ टोटल जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोई त्वरण नहीं होगा, तो वो न तो मूव करेगी, इफ इवन नंबर्स ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, नहीं, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। आंसर क्या होगा, इफ इट इज इन रेस्ट ओनली, ये केवल जब क्या यहाँ पर हो बच्चों, विराम अवस्था में हो। कैसा हो, विराम अवस्था में, ठीक है। सर 4 नियम भी आ गया, कोरोना वाला परिवर्तन का नियम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ। हम सीधा पढ़ते हैं, इनर्शिया जो होता है वो एक प्रकार से आलस्य होता है, ठीक है, और इनर्शिया रेजिस्ट करता है मोशन को, ठीक है। और जो इनर्शिया होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, मास के। मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अपोज होगा चेंज इन स्टेट का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मास। क्या आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सी, मास। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg इज एक्टेड। तो मास कितना दिया है हमें, 6 kg दिया है, ऑन बाय ए फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी v1 कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड, और v2 कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। देन चेंज इज इन मोमेंटम। भाई मोमेंटम डेल्टा पी क्या होगा, P2 - P1, और P2 क्या होगा, mv2 - mv1।
तो हम m कॉमन ले लें और v2 माइनस v1 कर दें। m कितना है 6 है, v2 5 है, v1 3 है, तो 6 इंटू 2 बराबर 12 न्यूटन सेकेंड। आंसर क्या होगा 12 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी 12 न्यूटन सेकेंड। आंसर क्या होगा 12 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंटम p इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल इज वेरिंग विद टाइम t एज p। देखो p बराबर दिया हुआ है हमें 2 + 3t स्क्वायर और हमें t बराबर 3 सेकेंड पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या पढ़ते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि F = dp/dt होता है। तो इसका क्या कर दो बच्चों, इसका क्या कर दो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 60 और t बराबर 3 पर फोर्स क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 3 रख दो तो 18 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 18 न्यूटन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 18 न्यूटन, ऑप्शन ए 18 न्यूटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन ए बैलेंस्ड फोर्स, ये तो अपन ने कर लिया, इफ इट इज रेस्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन ए 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v0 इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। ये कह रहा है कि एक 2D मोशन है, द्विविमीय गति है, उसमें जो ताक्षणिक चाल है v इंस्टेंटेनियस है, वो क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। देखो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है किसी भी टाइम पर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, वो कभी वेनिश ऑलवेज वेनिश हो कोई जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। देखो डिस्प्लेसमेंट का तो काम ही नहीं है, स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बात किसकी होगी डिस्टेंस की। इक्वल पाथ लेंस, इक्वल पाथ लेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। जब अगर हमारा v इंस्टेंट जो हमारी चाल है इंस्टेंटेनियस, वो क्या होती है बच्चों dx/dt, मतलब कि समान समय में समान दूरी तय करेगा। तो इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवर्स इन इक्वल इंटरवल्स। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाय बाय। In a 2-dimensional motion, instantaneous speed v0 is a positive constant, then which of the following are necessarily true? ठीक है, अब हमने कहा कि भाई v0 हमारा फिर कांस्टेंट है, dx/dt फिर क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो अगर हम बात करें ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो अब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ए होगा, वो क्या होगा dv/dt होता है। ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक तरीके से। तो ये तो क्या है स्पीड है, वेलोसिटी की वजह से क्या होता है हमारा, वेलोसिटी की वजह से हमारा क्या होता है बच्चों एक्सेलरेशन होता है। तो आंसर क्या होगा द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरीली इन द प्लेन ऑफ मोशन। जो हमारा गति का समतल तल है उसी में एक्सेलरेशन क्या करेगा लाई करेगा। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड। भाई जो फ्रिक्शन होता है वो एक तो स्टैटिक होता है, एक लिमिटिंग होता है, और एक कौन सा होता है काइनेटिक होता है। काइनेटिक में भी दो होते हैं, रोलिंग और स्लाइडिंग, यही होते हैं। और स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कौन सी होती है लिमिटिंग। तो आंसर क्या होगा मैक्सिमम ऑफ वैल्यू किसकी होती है लिमिटिंग की। वैसे देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सा होता है स्टैटिक, फिर लिमिटिंग, फिर हमारा स्लाइडिंग, और सबसे कम कौन सा होता है रोलिंग। ठीक है, तो स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन ए। आगे बात करें हम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दो सरफेसेस के बीच में, वो बच्चों ये दो सरफेस है, तो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस है और एक इसकी सरफेस है। इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में होगा। फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है अपोज करता है मोशन का। दूसरा बात फोर्स का अपोज करता है।
जो एक्टिंग फोर्स होता है इन पे उसका अपोज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आंसर होगा। ठीक है, फिर अपन बात करें हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, अभी हमने बताया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डी पी बाई डी टी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आज हमने काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन किए हैं, क्या किए हैं बच्चों, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन किए हैं। कल से अपन, कल जो है अपन ग्रेविटेशन और वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रूटफुल लगे होंगे। कल से अपन हिंदी मीडियम में क्वेश्चन भी लाएंगे और आप सभी के लिए आज मैं आप सभी से यहीं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।